बताओ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज फोर्थ बी, फोर्थ बी में 25, हाँ 16, 12th का बी ऑप्शन और क्या 4A का 52 और कोई डाउट है बताओ, बताओ जरा क्या है पी वाई क्यू। एंड एट डू नॉट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये इसमें आ जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, वो NiDMg होल्ट वाइज बनेगा, वो NiDMg होल्ट वाइज बनता है। और कोई डाउट है इसमें? हाँ 3B का कौन सा, 3B का 30, 30, हाँ और बोलो 3A का 5, 24, 25, एक्सरसाइज 2 का 42 और 58, एक्सरसाइज 1 का 39, 13, 17, यही है। चलो 70, ये तो 13 ही है ना, 70, चलो लाओ एक मॉड्यूल दो मेरे को, मॉड्यूल है नहीं वहां पर, दो है क्या? तो मॉड्यूल तो मैंने बोला था डिस्कस करूंगा मैं। चलो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन 2s, ये तो आसान है, 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ओपन बुक स्ट्रक्चर। देखो O2F2 का तो सिखाया ही है, O2F2 ऐसा होता है, ये F और ये F, ठीक है, H2O2 ये H और ये H, that is H2O2, H2Cl2, H2Cl2 ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों ही ओपन बुक स्ट्रक्चर होंगे। ओपन बुक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है खुले किताब की तरह, ऐसा, बात समझ में आया? ओपन बुक स्ट्रक्चर ऐसा होगा खुले किताब की तरह, और इसके अंदर C2H2, तो C2H2 ये तो ऐसा हो जाएगा, समझ में आया ना, दैट इज C2H2, क्लियर है? ये कहानी बन रही होगी, तो आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हाँ ये सीख लो, cos थीटा बराबर होता है S/S-1। अब कैलकुलेट परसेंटेज P कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर्स इन द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि cos थीटा इज cos 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री बराबर हो जाएगा S/S-1। अब यहां पर ये हमारे पास माइनस का 0.25 बराबर S/S-1 है ना, तो ये हमारे पास माइनस का 0.25 S प्लस का 0.25 बराबर कितना आ जाएगा S, तो ये आएगा हमारे पास 1.25 S बराबर 0.25, तो S बराबर आ गया हमारे पास 1/5। अब S बराबर 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 0.2, 0.2 का मतलब हो गया 20%, तो जो H2O होता है वो ये होता है, और ये हमारा 104.5 डिग्री होता है, ये हमारा लोन पेयर है और ये हमारा लोन पेयर है, तो ये हमारा ऐसा हो गया। अब ये अगर हमारा ऐसा हो गया तो यहाँ परसेंटेज कैरेक्टर 25-25% होना चाहिए था,
25 25 25। अब यहाँ 20% हो गया तो -5 हो गया, तो ये +5 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ परसेंटेज ऐसा हो गया 30%, 30% हो गया तो परसेंटेज पी कितना हो जाएगा? 70%। क्लियर है? लिख लें, ये लिख लें। ये याद रख लो, वैसे P-1/P भी होता है ना, P-1/P। तो S के अकॉर्डिंग लगा दो या P के अकॉर्डिंग, एक ही बात है वो। समझ आ गया ना? ये इस तरीके से होता है। चलें? क्लियर है? हाँ, अब देखो जरा, in which of the dimerization process the achievement of the octet is not the driving force? AlCl3 में है, सब में है, C को छोड़ दो। ICl3 तो वैसे ही हाइपर वैलेंट स्पीसीज है, उसके बाद में भी वो डाइमर बना रहा है, और ये डाइमर प्लेनर होता है sp3d2 के बाद में भी, बताया था ना? समझ में आया? तो इसमें ड्राइविंग फोर्स ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं है। बात समझ में आया? अरे बोलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज 2 के पास चलते हैं। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 42 में बी वाला ऑप्शन, BeH2 सॉलिड है, ड्यूरिंग इट्स वैकेंट ऑर्बिटल, होगा ना BeH2 सॉलिड में। BeH2 सॉलिड में BH2 अलग अलग होते हैं, फिर वो आते जाते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है ना, तो वैकेंट ऑर्बिटल ही तो हाइब्रिडाइज होता है। ये बात समझ में आया? अब पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, हाँ BH2 का होगा। अब जैसे BF3 है, BF3 में तो वैकेंट ऑर्बिटल वाला होता है ना, तो हाइब्रिडाइज होता ही नहीं है, पाई बॉन्ड बना रहा होता है ना। SF3 के Si2S6 में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आसान है। परऑक्साइड आयन होता है बच्चों O2 नेगेटिव, और सुपर ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव। लिख लो ये, परऑक्साइड होता है परऑक्साइड, परऑक्साइड क्या होता है? O2 नेगेटिव, और सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव। तो द peroxide ion has a bond order of 1 while the oxygen molecule has a bond order of 2। सही है ये? The peroxide ion has a weaker bond, ये भी ठीक है। Peroxide ion as well as the dioxygen molecule are paramagnetic, ये गलत है, क्योंकि O2 नेगेटिव में तो ऊपर दो भर जाएंगे तो वो डाया हो जाएगा ना। और द बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। हाँ ये सही है, तो A, B और D हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें जरा, एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
फाइंड द नंबर ऑफ स्पीसीज वेयर dx² - y² ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। देखो dx² - y² किस में आता है? sp3d2 में आता है। किस में आएगा? sp3d2 में आएगा। और किस में आता है? sp3d में नहीं आता, sp3d में नहीं आएगा, उसमें dz² आता है, sp3d2 में आएगा और sp3d3 में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बस वही देख लो। अब जैसे xgf6 है तो xgf6 होता है sp3d3। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। अगर हम बात करते हैं sf6 तो sf6 sp3d2 और if7 sp3d3, ठीक है। और xgo3 sp3, ये तो सब निकालना आता ही है ना। उसके बाद में PCl5। अब यहां पर जो PCl5 की बात कर रहा है ना बच्चों, PCl5 सॉलिड की बात कर रहा है, तो PCl5 सॉलिड होता है PCl4 पॉजिटिव, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। तो PCl6 नेगेटिव क्या हो जाएगा? sp3d2। क्लियर है ना। उसके बाद PF5 होगा नहीं। तो यहां पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। 4 आंसर होना चाहिए। आंसर क्या है? हाँ ये वाला समझ गए ना, PCl5 सॉलिड है ना, वो सॉलिड है तो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट 24। ये हीटिंग इफेक्ट अभी सिखाऊंगा तब करना, अभी मत करो। 24, हाँ 25 कर लो। फाइंड द नंबर ऑफ स्पीसीज व्हिच वुड अंडरगो यार रिडॉक्स नहीं सिखाया ना अभी मैंने, नहीं ये भी मत करो। 24 25 छोड़ दो आप, 24 25 छोड़ दो। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 30। हाँ इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है, ये भी इधर आंसर देना इसका कोई लॉजिक नहीं है। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज B3N3S6, ये तो बताया था ना मैंने। इनऑर्गेनिक बेंजीन में ये होता है BNB NB और ये N, डेट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो यहां पर ये हमारा ये डेट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है ना, ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि जैसे बेंजीन है तो बेंजीन का जो पाई बॉन्ड बनता है वो प्योर पाई बॉन्ड बनता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वगैरह नहीं आते हैं। इसके अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वगैरह आएंगे तो परफेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब परफेक्ट हमारा पाई बॉन्ड नहीं बन पाते हैं। बात समझ में आया? और परफेक्ट पाई बॉन्ड नहीं बन पाएंगे तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ गए ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 52। हाँ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो दो चीजें सिखाया था मैंने, स्ट्रेंथ इनटू नंबर को क्या कहा जाता है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सब अब जैसे यहाँ पर तीन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दिया है उन्होंने NH3 और एक दिया है उन्होंने H2O और एक दे रहे हैं वो C ट्रिपल बॉन्ड N, यही दे रहे हैं ना। तो एक बात याद रखो कि अभी ऑर्गेनिक में आएगी ये वाली बात कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बस हो गया ये। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए H2O की। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए? H2O की। अच्छा उसने H2O, ठीक है, उसने अलग अलग दिया हुआ है। CH4 की तो होगी ही नहीं, तो CH4 सबसे लास्ट हो जाएगा, फिर NH3 हो जाएगा, फिर D ऑप्शन होना चाहिए। D ऑप्शन मुझे सबसे बेस्ट लगता है। CH4 तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही नहीं, CH4 तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही नहीं। चलो चले आगे, कर पा रहे हो ना? जैसे क्वेश्चन नंबर 58 कर लिया एक्सरसाइज 4A का,
तुम लोग मॉड्यूल लेके आया करो यार, ऐसे काम थोड़ी चलता है। चलो बाकी बात में करेंगे, मॉड्यूल लेके आना आप नेक्स्ट टर्न पे, फिर करेंगे। कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहा था। चले आएंगे। तो यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं। अब जैसे मान लो होता क्या है, जैसे पेरेंट ऑक्सी एसिड है, क्या है? पेरेंट ऑक्सी एसिड। जैसे H3PO3 था ना कल, पेरेंट ऑक्सी एसिड में अब मान लो पेरेंट ऑक्सी एसिड के अंदर एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, नाम में एक आएगा, पेरेंट ऑक्सी एसिड के नाम में एक आएगा अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, जैसे कि हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड हैविंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका जो सॉल्ट होगा, इसके सॉल्ट में 8 आ जाएगा, ATE। सॉल्ट मतलब एसिडिक हाइड्रोजन हटके सोडियम वगैरह आ जाए, है ना। और इसका जो सॉल्ट होगा उसके नाम में ITE आता है, डेट इज आइट। ये कहाँ यूज आएगा? जैसे H3PO3 था, तो H3PO3 का फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है ना। और एक है हमारे पास H3PO4, H3PO4 आएगा तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा, तो ये फॉस्फोरस एसिड आएगा और ये फॉस्फोरिक एसिड आएगा। तो ये फॉस्फोरस एसिड हो गया, ये फॉस्फोरिक हो गया, क्योंकि ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट का है और ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो पेरेंट एसिड अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा तो वो अस आएगा, ओ सॉरी एक आएगा, और कम ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा तो वो अस आएगा। बात समझ में आया? लिखें ये। चलें नेक्स्ट लिखो। कंडीशन फॉर
कंडीशन फॉर क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, कब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा? कंडीशन फॉर क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, फॉर क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर पहला पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, number of central atom in given covalent compound, in given covalent compound, in given covalent compound should be more than 2, should be more than 2, सेंट्रल एटम 2 से ज्यादा होने चाहिए, ब्रैकेट में लिख लो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इक्वल टू 3। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंडिविजुअल सराउंडिंग एटम्स, इंडिविजुअल सराउंडिंग एटम्स शुड बी आइदर इन इक्वल, should be either in equal, should be either in equal or large number, or large number with central number atom, or large number with central number atom, atom। एक लाइन लिखो, both conditions, both conditions should be satisfied, both conditions should be satisfied simultaneously, both conditions should be satisfied simultaneously, both conditions should be satisfied simultaneously। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? both conditions should be satisfied simultaneously। बच्चों ये दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेंट्रल एटम 2 से ज्यादा, उसके साथ जितने भी सराउंडिंग एटम है वो सेंट्रल एटम के बराबर या उससे ज्यादा। उसके साथ एक तीसरी कंडीशन और होती है, क्या कि ना पूरे जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उसका एक कॉमन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कॉमन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं। क्वेश्चन लिख लो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, draw the structure of following compounds, draw the structure of following compounds। देखो इधर करें, इसके अंदर सेंट्रल एटम या तो कार्बन को मान लो या नाइट्रोजन को मान लो, वैसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए तो कार्बन होना चाहिए, तो 3 है, तो सराउंडिंग एटम भी उसके बराबर है। और उसके साथ में एक कंडीशन और होनी चाहिए कि मैं कॉमन मल्टीपल बाहर ले पाऊं। ये बात समझ में आ रहा है? कॉमन मल्टीपल बाहर ले पाऊं।
और वो जो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए उसकी मिनिमम वैल्यू 3 बाहर आनी चाहिए, जो कॉमन मल्टीपल होनी चाहिए उसकी मिनिमम वैल्यू 3 बाहर आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो साइक्लिक है। अब इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो यहां पर ये हमारा साइक्लिक होगा और ये CN CN C और ये N ये आ जाएगा। और यहां पर देखो इधर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के 3 सेटिस्फाई हो गए, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये हो गया साइक्लिक। इससे बात करो, देखो इधर HPO3 होल थ्राइस 3 बार आ रहा है, बन जाएगा बढ़िया साइक्लिक। समझ में आया? इसमें सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, फास्फोरस है तो फास्फोरस 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, ऑक्सीजन 9 है, तो सेंट्रल एटम से ज्यादा या बराबर है। अब कॉमन मल्टीपल बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है कॉमन मल्टीपल बाहर, और मिनिमम 3 आना चाहिए। अब इसमें एक चीज और देखो, जैसे सेंट्रल मोर देन 1 सेंट्रल एटम हो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +5 आएगा। कैसे निकलेगा? 3 + 3x - 18 = 0। तो x = ये समझ में आता है ना? हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन -2 जनरली होता है, तो फास्फोरस निकाल लेंगे, तो x = +5। तो साइक्लिक के लिए हमारा +5 आ रहा है, तो कौन सा लिंकेज आना है इसमें? POP लिंकेज। कभी भी सेंट्रल ये बताया था ना कल मैंने। तो यहां पर ये हमारा साइक्लिक बनेगा, साइक्लिक ऐसा बनेगा POP POP और ये ऐसा। क्लियर है? ये हमारे पास डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास OH, ये हमारे पास डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास OH, ये हमारे पास डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास OH। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? समझ पा रहे हैं? अब यहां पर B3N3S6, इसमें भी सेम कहानी बन जाएगी, तो ये BNH होल थ्राइस हो जाएगा, तो ये NB NB N और ये B। क्लियर है? अब इसके अंदर अगर हम H से बात करते हैं तो ये H H H H H और ये H और ये हमारा ऐसा। क्लियर है? समझ में आया सभी को? इसमें भी कॉमन मल्टीपल बाहर आ जाएगा, SO3 होल थ्राइस। तो ये हमारा, अब देखो सल्फर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +6 आ रहा होगा, यही आएगा। तो इसका मतलब सल्फर का मैक्सिमम +6 ही होगा, क्योंकि उस पर 6 इलेक्ट्रॉन है ना बैलेंस सेल में। बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पूरे दे सकता होगा, जितने देने से +6 चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा SOS OS OS डबल बॉन्ड O 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 डबल बॉन्ड O। क्लियर है? क्लियर है? आ रहा है सभी को समझ? साइक्लिक कैसे बना रहा हूं ये समझ में आ रहा है? एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, हाइड्रोजन +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है ना? जितने हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो और वो जो जिसका निकालना है उसे x मान लो। अरे बात समझ में आया? जैसे इसके अंदर फास्फोरस का x माना है, इसके अंदर सल्फर का x माना है। बोलो यार, आ रहा है समझ? C3N3NH2 होल थ्राइस क्या होगा? इसमें कॉमन मल्टीपल 3 बाहर आ जाएगा, तो वही वाला क्वेश्चन हो गया ये। तो CN CN C और ये N, ये हमारा NH2, ये हमारा NH2, ये हमारा NH2। अब C3O2 ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि सराउंडिंग एटम 2 ही रह गया, सेंट्रल एटम 3 है। इसको कार्बन सब ऑक्साइड कहा जाता है, कार्बन सब ऑक्साइड। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये पूछा बहुत जाएगा, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। हर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, हर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो ये हमारा लीनियर कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर। इसमें तो साइक्लिक की कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती। अरे बोलो, तो इसमें अगर साइक्लिक की कोई कंडीशन नहीं बन सकती तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा होता है।
ओपन बुक स्ट्रक्चर। बात समझ में आया? ये हमारा क्या हो जाएगा? ओपन बुक स्ट्रक्चर। कोई तकलीफ आपको? बच्चों P4O6 से बात करो। P4O6 में ये हमारा 4 है, सराउंडिंग एटम से ज्यादा, लेकिन तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही मेरी। कॉमन मल्टीपल बाहर नहीं आ पा रहा प्रॉपरली, है ना? 2 का आएगा तो 2 नहीं, मुझे 3 चाहिए। लेकिन जो मैंने रूल सिखाया वो P4O6, P4O7, P4O8, P4O9 और P4O10 पे मत लगाओ। बात समझ में आया? बाकी सब पे लगाओ। कैसा? ये तो मैंने बनाया है ना, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो वो रूल इन पे मत लगाओ, बाकी सब पे लगाओ। कोई अननोन भी आ जाए तो लगा दो। तो यहां पर P4O6 में देखो एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, बाकी की 2 कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो ही रही है ना इस पर, कॉमन मल्टीपल वाला इस पर मत लगाओ। अरे समझ में आ रहा है? तो 4x प्लस 6 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा? +3। अब ये +3 आ रहा है। अब इसके अंदर जो लिंकेज होना चाहिए वो मैंने जो सिखाया वो PP लिंकेज होना चाहिए, लेकिन सब गड़बड़ है इसमें। समझ में आया? तो यहां पर सारे रूल फेल हो रहे हैं। ऐसा कुछ आएगा? अरे यही आता है। तो ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा। क्लियर है? P4O10 स्टार क्यों लगा लो, बाद में याद रहे। POP O P O P O P, ये ऐसा और ये ऐसा। ये हमारा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। P4O8 भी ऐसा ही हो जाएगा। PO O P P O P P, ये ऐसा, ये ऐसा, और 2 पे डबल बॉन्ड हो। क्लियर है? तो इन पर ये रूल्स ना लगाएं, बाकी सब जगह पे ये रूल लगेंगे। लिख ले। जल्दी से लिखें।
हटाऊं? तो P4O6 से लेके P4O10 तक वो रूल नहीं लगाएंगे जो हमने सीखा है, बाकी तीनों रूल एक साथ सेटिस्फाई होंगे तो ही साइक्लिक बनाना है। क्लियर है? जैसे मान लो कभी अगर आपको दिया उसने H5P5O15 तो ये साइक्लिक बन जाएगा। मिनिमम 3 आना चाहिए ना, ये 3 से ज्यादा आ रहा है। लेकिन अगर कभी मान लो बनाया उसने H5P5O12 तो ये साइक्लिक नहीं बनेगा। हाँ, हमारी वो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन तीसरी नहीं हो रही है। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? इस तरीके से याद रखना है। कल और परसों में ये खत्म हो जाएगा। आप PYQs लगाना स्टार्ट करो, समझ में आ रहा है ना? आप PYQs लगाना स्टार्ट करो। कल और परसों में मेनली, आज मैं ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और कल मैं क्या, हाँ, फजांस रूल पढ़ाऊंगा। फजांस रूल में हीटिंग इफेक्ट भी आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का, वो सब वहीं आ जाएगा। क्लियर है ना? तो वो एक साथ पढ़ाएंगे, वहाँ खत्म हो जाएगा। चले आएंगे। अब जैसे मान लो कि मेरे पास H2S4O6 है, तो H2S4O6 साइक्लिक होगा क्या? नहीं होगा। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तीसरी भी नहीं हो रही, है ना? अरे समझ में आ रहा है? कॉमन मल्टीपल 2 आ रहा है, कॉमन मल्टीपल मिनिमम 3 आना चाहिए, है ना? तो अब H2S4O6 क्या होगा इसमें? ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, मोर देन 1 सेंट्रल एटम है, तो 2 + 4x - 12 = 0। बोलो। तो 4x - 10 = 0। रिडॉक्स थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा सबने, थोड़ा बहुत तो आता भी होगा। 4x - 10 = 0, इसका मतलब है 4x = +10। तो ये डेफिनेटली 6 से तो बहुत छोटा आ रहा है, तो इसमें लिंकेज कौन सा होगा? SS लिंकेज। मैक्सिमम से छोटा आता है तो SS लिंकेज होता है, मैक्सिमम के बराबर आता है तो SOS लिंकेज होता है, मैक्सिमम से भी ज्यादा आता है तो SOOS लिंकेज आता है, SOOS लिंकेज आता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा, इसके अंदर S, जैसे ये SS लिंकेज आएगा, एक चीज समझना है यहाँ, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये OH। पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं होता, ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। लॉजिकल कंसेप्ट ये 4x = +10 आ रहा है। 4x = +10 का मतलब है कि 4 सल्फर को मिलाकर +10 चार्ज आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ये कहता है, जैसे HCl था तो HCl में इस पर डेल नेगेटिव आता था, इस पर डेल पॉजिटिव आता था, तो वो ये कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको पूरा -1 मान लो, इसको पूरा +1 मान लो। समझ गए? इसको पूरा -1 मान लो और इसको पूरा +1 मान लो। आ रहा है समझ? तो इसको पूरा -1 मान लो, इसको पूरा +1 मान लो, इसका मतलब इसने पूरा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने पूरा एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसी तरीके से सल्फर और सल्फर के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। इस पर भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आया होगा। इस सल्फर से बात करो, इस सल्फर पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन की साइड किसके होंगे? यहाँ 2, यहाँ 1, तो इस पर कितना आ जाएगा? सेम, तो +10। एक्चुअल में कभी भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आए ना, तो समझ लेना कि 2 टाइप के एटम्स तो प्रेजेंट हैं ही, मतलब सल्फर इसमें 2 टाइप के होंगे। बात समझ गए? मतलब सल्फर इसमें 2 टाइप के होंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन सिखाता हूं मैं आपको, Br3O8 साइक्लिक है क्या? दूर दूर तक साइक्लिक नहीं है, क्योंकि मेरी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब यहां पर 3x - 16 = 0, 3x - 16 = 0,
तो 3x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू प्लस 16। 3x इक्वल टू प्लस 16 अगर आएगा तो क्या करूंगा, 3x इक्वल टू प्लस 16 आ गया, डेफिनेटली फ्रैक्शन में जा रहा है, एक का निकालूंगा तो तीनों ब्रोमीन अलग अलग टाइप के, समझ में आया, इससे पता चल जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाता मैं, तो डेफिनेटली मैक्सिमम से तो छोटा ही है, Br Br लिंकेज आएगा, डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O। तो हाँ बिल्कुल सही, +6 +6 +4, तीनों को मिला तो ये एवरेज आता है, समझ गए। तो फ्रैक्शन में आएगा तो दो टाइप के तो होंगे ही होंगे। और पता है हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिक बने, बीच से ये दोनों साइड देखो, बीच से ये दोनों साइड देखो, एग्जैक्ट सेम बनेगा जब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होंगे। आया, समझ गए। कल H4P2O5 इसलिए तो हमारा रूल फॉलो नहीं किया था क्योंकि वो सिमेट्रिक नहीं बनता उससे, और मेरे को स्ट्रक्चर सिमेट्रिक ही बनाना था। आ रहा है, कोई तकलीफ लिखें। चलें, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, ये तो हुई साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात। नेक्स्ट लिखो स्ट्रक्चर ऑफ नॉन साइक्लिक ओपन चेन with more than one central atom, इसमें केस 1 लिखो, केस 1 लिखो, when connecting surrounding atom ब्रैकेट में लिख लो, यूजुअली ऑक्सीजन एटम आर इन ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर में होंगे तो वो जनरली ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ठीक है। केस 2 लिखो, when connecting surrounding atom ये ओपन चेन के लिए आ गया हूं अब मैं, साइक्लिक वाली कंडीशन से हम बाहर आ गए हैं, बात समझ में आ रही है। केस 2 लिखो, when connecting surrounding atom ब्रैकेट में लिख लो, यूजुअली ऑक्सीजन
ऑक्सीजन एटम आर इन इवन नंबर, आर इन इवन नंबर, तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी। एक बनेगी सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम आपस में कंबाइन हो जाएं, इसको कहा जाएगा नॉन परऑक्साइड लिंकेज। इसको क्या कहा जाएगा? नॉन परऑक्साइड लिंकेज। और सेंट्रल एटम और ये और सेंट्रल एटम, ये कौन सी लिंकेज होगी? परऑक्साइड। अच्छा, इसमें तो कोई कंडीशन है नहीं, ऑड होगा तो ऐसा ही बनाओ। इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो फिर अगर इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं तब फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि परऑक्साइड जुड़ेगा या डायरेक्ट जुड़ेगा। ये भी डिसाइड करना हमने पहले सीख लिया। अगर मैक्सिमम के बराबर, मैक्सिमम से कम आता है तो डायरेक्ट जुड़ेंगे आपस में, फास्फोरस या सल्फर के ही बनेंगे मेनली। और अगर हमारा सेंट्रल एटम वो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आता है तो परऑक्साइड के थ्रू। जैसे कि H2S2O8 है, H2S2O8 है, तो H2S2O8 को मार्शल्स एसिड कहा जाता है। तो मार्शल्स एसिड कहा जाएगा। इसका कितना आ रहा है? +7, मैक्सिमम से ज्यादा। तो मैक्सिमम से ज्यादा अगर आएगा तो ये हमारा SOOS लिंकेज होगा। SOOS लिंकेज आएगा तो ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OH। क्लियर है? समझ गए? तो मोर देन वन सेंट्रल एटम की कहानी चल रही है, ये समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो कि H2S2O7 आता, तो ये तो ऑड हो गया, तो ऑड हो गया तो ये SOS आएगा। SOS आएगा तो डबल बॉन्ड O और ये OH आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड O और ये OH आ जाएगा। बोलो, पता है आपको? अब मैं इसको अपने रूल से भी करता ना तो ये सल्फर +6 मैक्सिमम के बराबर आता है, तो SOS लिंकेज ही आता है। लेकिन पता है पीओपी में मेरा रूल फेल हो जाएगा। ज्यादा अच्छा क्या है? ऑड नंबर है तो डायरेक्ट ये लगा दो। अरे समझ गए ना? ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है टोटल में, जैसे यहाँ 7 हैं, ऑड है ना, ये लगा दो। क्लियर है? ऐसे करो, लिख लें। ये सब समझ पा रहे हो? ये घर जाके कॉपी पढ़ो तब समझ पाओगे, नहीं तो सब उड़ जाएगा। जैसे इसके अंदर मैंने अगर एक ही सेंट्रल एटम है H2SO5 तो गड़बड़ है, मैंने सिखाया नहीं है इसका। लेकिन ये तो सिखाया था कि अगर ये ऑक्सी एसिड है तो ऑक्सी एसिड में जितने नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन्स होते हैं उतने OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल एटम होता है। सिंगल के लिए तो सिखाया था ना, ये किसके लिए सिखाया? मोर देन वन सेंट्रल एटम के लिए। यहाँ पर अब ये, लेकिन उसमें भी मैंने लिखा था जो ऑक्सी एसिड होना चाहिए उसमें पर एसिड, पर या पर ऑक्सी नहीं होना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा? ये पता ऐसे ही चलेगा। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +8 आएगा, मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम +6 हो सकता था। अगर ये मैक्सिमम से ज्यादा आएगा इसका मतलब सल्फर, सल्फर के बाद में ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये OH आ जाएगा और ये हमारा OOH आएगा। परऑक्साइड लिंकेज आएगा इसके अंदर, दैट इज परऑक्साइड लिंकेज। इसको क्या कहा जाता है? परऑक्साइड लिंकेज, है ना। इसको क्या कहा जाता है? कैरोज एसिड। क्या कहा जाता है? कैरोज एसिड। क्या कहा जाएगा? कैरोज एसिड।
अरे बोलो, आ रहा है समझ? तो यहां पर अगर मैं ऑक्सी एसिड वाला डायरेक्ट लगाता तो दो OH ग्रुप को डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल एटम जोड़ देता तो ये कहानी गलत हो जाती ना। तो वो ये नॉर्मल ऑक्सी एसिड वाला क्वेश्चन नहीं है। और अगर एक ही सेंट्रल एटम आता है तो उसमें पेरोक्साइड लिंकेज है या नहीं है कैसे पता चलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट से ही। एक से ज्यादा अगर सेंट्रल एटम है तो ये रूल्स लगाएंगे, लेकिन अगर एक ही सेंट्रल एटम है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पता लगा सकते हो कि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है या नहीं है। बात समझ में आया? अरे बोलो। जैसे H3PO4 होता तो H3PO4 में फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +5 दिखता होगा, दिखता है ना +5, तो इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा पेरोक्साइड लिंकेज। अब इसमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होगा तो इसकी बेसिसिटी 3 होती है, तो अपना वो ऑक्सी एसिड वाला रूल इसमें लग जाएगा, P डबल बॉन्ड O लेकिन H3PO5, H3PO5 में पेरोक्साइड लिंकेज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है। OH OH। बच्चों इसका मतलब ये स्ट्रक्चर्स को 3 सेगमेंट में बांट लो। एक तो साइक्लिक वाला सिखाया मैंने, एक ऑक्सी एसिड सिखाया लेकिन वो कहां किसके लिए वैलिड नहीं है? पेरोक्साइड के लिए वैलिड नहीं है, और H3BO3 के लिए वैलिड नहीं है। दूसरा मोर देन वन सेंट्रल एटम वाली कहानी तो बड़ी सिंपल है, लेकिन एक ही सेंट्रल एटम में पेरोक्साइड है या नहीं है वो किससे पता चलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट से। समझ गए? लिख लें। चले चले आगे, लिख लिया ये। अब देखो थायोनिक एसिड सीरीज, जैसे H2O6 है, इसको कहा जाता है डायथायोनिक एसिड। क्लियर है? उसके बाद H2H3O6, ये क्या? ट्राइथायोनिक एसिड। टेट्राथायोनिक एसिड, SNO6, पॉलीथायोनिक एसिड। सबसे बड़ी बात तो इसमें ऑक्सीजन इवन नंबर का है, तो कौन सी लिंकेज आएगी? दो में से एक आनी है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से ये पता चल रहा है कि SS लिंकेज ही आएगा। H2H2O6 निकाल लो, 5 आएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। वही रूल्स अप्लाई करते जाओ आप, टेंशन ही नहीं है। तो जैसे ये हो गया S और S, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये हो जाएगा। उसके बाद S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। क्लियर है? तो इसी तरीके से चलेगा। जैसे मान लो अगर हम
बात करते हैं एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एस N-2 एस डबल बॉन्ड ओ और ये OH। जितने भी सल्फर इसके अलावा आते जाएंगे ना वो सब सल्फर बस सिंबल ऐसे जुड़ते जाएंगे। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो फ्रैक्शन में ही आएगा। जैसे इसमें SS लिंकेज कितनी आ रही है, एक, H2 में एक लिंकेज आई, थायोनिक एसिड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। S3 में दो लिंकेज आई, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ SS लिंकेज इन H2SnO6 कितनी आ जाएंगी, N-1। क्लियर है, समझ गए? तो थायोनिक एसिड्स के लिए पूरा होता है, लिख लें। चले आगे। बच्चों, किसी कंपाउंड के अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है या नहीं ये तो पता चलेगा हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से। कितनी पेरोक्साइड लिंकेज हैं ये पता करना है तो कैसे पता चलेगा, वो चीज और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। नंबर ऑफ peroxy linkage
number of peroxy linkage in peroxy compounds H4P2O8 CrO5 H3PO5 इनकी बात करनी है। देखो एक बात सोचो आप, H4P2O8 है, H4P2O8 4 + 2x - 16 = 0, ये आएगा है ना। तो x = कितना आ रहा है +6। आप एक बात सोचो, फॉस्फोरस मैक्सिमम कितना आ सकता था +5, आ कितना रहा है 6। ये एक फॉस्फोरस का एक ज्यादा आ रहा है तो दो फॉस्फोरस का दो ज्यादा आ रहा होगा। दो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एक परऑक्साइड लिंकेज से कंपेंसेट हो जाता है। समझ गए? वो कैसे हो जाता है, जैसे हर ऑक्सीजन का हम -2 लेते हैं, लेकिन जो आपस में होते हैं उन ऑक्सीजन का -1 हो जाता है। ये बात समझ में आया? तो परऑक्साइड लिंकेज ऐसे पता करना है कि सेंट्रल एटम पर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ज्यादा आ रहा है हाइजेस से। ये बात समझ में? अब यहां दो सेंट्रल एटम है तो दो के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एक ही होगा तो एक के रिस्पेक्ट में देख लेंगे। आया? समझ गए? तो यहां पर परऑक्साइड लिंकेज कितना आ जाएगा 1। बच्चों क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, अभी डी ब्लॉक में भी सीखेंगे। अब यहां पर x - 10 = 0, तो x = +10। अब एक ही क्रोमियम है तो 4 ज्यादा आ रहा है। 4 ज्यादा का मतलब दो परऑक्साइड लिंकेज, 4 ज्यादा का मतलब मान लो मेरे को H4P2O8 का स्ट्रक्चर भी बनाना होता तो बना सकता था, वो तो एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है तो POP डबल बॉन्ड OH OH डबल बॉन्ड OH OH। क्लियर है? बोलो यार, कोई तकलीफ है? CrO5 में क्योंकि आपको टोटल सेंट्रल एटम्स पर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ज्यादा आ रहा है ये देखना है, फिर उससे डिवाइड बाय 2 कर दो, उतने परऑक्साइड लिंकेज होंगे। सेंट्रल एटम 2 हैं तो 2 के रिस्पेक्ट में देखो, एक है तो 1 के रिस्पेक्ट में। अब CrO5 ये होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। CrO5 ये होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बोलो आ रहा है समझ? इसमें दो सेंट्रल एटम थे तो एक के रिस्पेक्ट में एक ज्यादा आया, तो दो के रिस्पेक्ट में दो ज्यादा आया, तो दो ज्यादा मतलब एक परऑक्साइड लिंकेज। इसमें एक ही सेंट्रल एटम है तो एक ही के रिस्पेक्ट में 4 ज्यादा आया तो दो परऑक्साइड लिंकेज। H3PO5 इससे बात कर लो, इसमें +8 आ रहा है, नहीं +7 आ रहा है, तो एक ही सेंट्रल एटम है, दो ज्यादा आ रहा है तो कितना, एक परऑक्साइड लिंकेज। ये तो मैंने बता ही दिया आपको, एक परऑक्साइड लिंकेज। अरे क्लियर है? और हमेशा एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होगा तो स्ट्रक्चर सिमेट्रिक, दोनों साइड सेम। क्लियर है? लिखें ये जल्दी से।
चले आएंगे। एक लाइन लिखो बच्चों, सब कुछ समझ पा रहे हो ना? एज फार एज पॉसिबल, as far as possible, as far as possible, there should be symmetry, there should be symmetry in structure drawing, in structure drawing of organic compound, in structure drawing of organic compound, in structure drawing of organic compound, in structure drawing of organic compound। बच्चों जैसे कि सब जगह पे मैंने कहा दोनों साइड सेम ही बनने चाहिए, दो स्ट्रक्चर्स के साथ दिक्कत है, एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहला है H2H2O3। H2H2O3 को थायोसल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो SOS लिंकेज आना चाहिए था, है ना, फिर उसका अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, लेकिन नहीं बनता। इसके अंदर सिमेट्री दोनों साइड पॉसिबल ही नहीं हो पाती, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा होता है, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, OH और OH, कोई सिमेट्री नहीं होती। अरे क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर याद रख लेंगे। और एक और चीज, जैसे सल्फर सल्फर से जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आना चाहिए था? 0, लेकिन ये -2 आता है इस केस में और ये +6 आता है। ये बात समझ में आया? मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसने दे दिए। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। क्लियर है? दूसरा H2H2O5, इस स्ट्रक्चर में भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, इसका नाम होता है पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ये नाम भी लिखना मैं सिखाऊंगा आपको, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड ये ऑड नंबर है तो SOS तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है ना? नहीं, एक मिनट, ये डबल बॉन्ड O और ये OH, और ये सिर्फ डबल बॉन्ड O और OH। कितने ऑक्सीजन हो गए? अच्छा, ऑक्सीजन 6 हो रहे हैं क्या? हाँ, तो एक मिनट, ये हमारा 4-6 हो गए ना? नहीं, सिमेट्री तो होगी नहीं इसके अंदर, H2H2O5 है ना, तो इसके अंदर S H4H2 नहीं, एक मिनट, H2H2O5 और ये हमारा सिमेट्री डबल बॉन्ड O और ये SOS और नहीं, ये होता तो H2H2O5 ही है। अब ये या तो फिर हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तभी ये मतलब अनसिमेट्रिकल होगा ना, नहीं तो सिमेट्री हो जाएगी। लिखना ही है, हाँ ऐसा ही होगा, ठीक है ना? तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जहां सिमेट्री पॉसिबल नहीं होती है, नहीं तो जनरली हर जगह पर सिमेट्री पॉसिबल होगी। क्लियर है? लिखना है जल्दी से। बाकी जो मैंने सिखाया वो आप अप्लाई करते जाएंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात समझ में आया ना? मॉड्यूल को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लें तो फिर मैं एक डीपीपी दूंगा,
समझ में आ रहा है ना? वो डीपीपी मैं आपको परसों दूंगा, तो परसों तक मॉड्यूल कंप्लीट कर लो आप फजांस रूल को छोड़ के। कल फजांस रूल पढ़ाऊंगा। अभी इसमें एक चीज और बतानी है मुझे, पायरो मेटा ये कब कब आते हैं, नाम लिखना। बात क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है कि उसे कितना भी पढ़ाते रहो खत्म तो ये कभी होता ही नहीं है। वो तो हम खत्म कर देंगे कि हाँ ठीक है अब इधर रोक देते हैं इसको, अगले चैप्टर भी पढ़ने हैं हमको, है ना? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, है ना? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टर्न मतलब